गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया लेकिन जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग ताकि क्लास कंटिन्यू कर लें। हेलो। चलो जब तक लोग जुड़ रहे हैं, है ना, प्रतिभा और अंशु, बताइए अभी लास्ट टाइम जो हम पढ़ाए थे, ध्यान में है क्या पढ़ाए थे? लास्ट टाइम हम चल रहे थे पाचन तंत्र से जो संबंधित रोग था उसके बारे में। वीडियो भी अपलोड कर दिया था, सुना होगा। उसमें भी बोले थे कि इसके बाद जो टॉपिक हमारा बच जा रहा है उसको करेंगे इसमें, है ना। जैसा कि हमारा ऑलरेडी चैप्टर है, यूनिट 3 है, जिसमें हम बात कर रहे थे फिजिकल फिटनेस की। तो फिजिकल फिटनेस के अंदर हम बात किया था कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस क्या है, कैसे समझेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में, स्ट्रेंथ, शक्ति जो होती है ना, उसके बारे में, ये सारी चीज उसके अंदर था। उसके बाद था फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, इट्स कंपोनेंट, स्पोर्ट्स स्किल, सेल्फ डिफेंस, ये सारी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ। दूसरा था गेम्स, स्पोर्ट्स, एथलीट्स, गेम्स, उसके बाद रिदम एक्टिविटीज, जिम्नाटिक्स, है ना, जिम्नाटिक्स है, और इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ये सारे के बारे में। तब सी में था योगा वोगा, उसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे योगा के बारे में। फिलहाल हम इतने की बात करेंगे। तो हम बताए थे कि फिजिकल फिटनेस में कई परिभाषा आप लोगों के जरिए जानने के प्रयास किया था। सबने कुछ कुछ बोला भी था, अच्छा बोला था, लेकिन लगा था कि उसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्योरीफाई करने की ज़रूरत है और ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसी हिसाब से हमने उसको आप लोग को बताया था कि फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे अनिवार्य चीज़ या सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, वो ये है कि हमारा शरीर रोग मुक्त हो, यानी इसमें रोग नहीं। जब हम निरोग होंगे, रोग से पीड़ित नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि हमारी जो शक्ति होगी वो ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, और किसी काम को करने का ढंग, सलीका या तरीका वो हमारे द्वारा ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत तब कि जब हम रोग में होंगे, किसी मर्ज से ग्रसित होंगे, है ना। इसीलिए निरोग होना ज़रूरी है। अब रही बात निरोग होने के लिए, तो निरोग होने के लिए हम बात किया था, जिसमें हमने कई तरह की चर्चा की थी, आपको भी याद होगा। जिसमें लास्ट टाइम, लास्ट डे जो बात किया था, हम ये बात किया था कि पाचन तंत्र, जो हम कुछ भी खाते हैं उसका पचना कितना ज़रूरी है, और उससे जुड़ी कुछ संबंधित बीमारियां हैं। जब खाना हमारा हजम नहीं होता है, पाचन हमारा सही नहीं होता है, जैसे पीलिया का होना, जॉन्डिस, या उल्टी का आना, वोमिटिंग, या दस्त होना, डायरिया, या कब्ज का होना, कॉन्स्टिपेशन, या अनपच का होना, इंडाइजेशन, या मधुमेह का होना, डायबिटीज, या फिर हम कह सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, या फिर बवासीर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लीवर से संबंधित रोग है वो, और उसके अलावा भी बहुत तरह के रोग हो सकते हैं जिसकी वजह से पाचन हमारा गड़बड़ा सकता है। और जब पाचन गड़बड़ाएगा तो जो भी कुछ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं अनफिट होगा, फिट नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर। और जब वो ही अनफिट होगा देन डेफिनेटली वी जस्ट हैव टू बी अनफिट, हम भी अनफिट हो जाएंगे, है ना। तो हमारा फिट होना डिपेंड करेगा कि खाना कितना फिट हुआ हमारे बॉडी के अंदर। फिट होने का मतलब खाना पचा कितना, कितना हजम हुआ, और कितना हजम नहीं हुआ। अगर खाना सही तरीके से हजम हो रहा है, सही तरीके से पच रहा है, तो डेफिनेटली हमारी सेहत का अच्छा होना ज़रूरी है, और होगा ही। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम कई कारण बताए थे कि कौन सा, जो जिनका नाम लिया, चाहे पीलिया हो, उल्टी हो, दस्त हो, कब्ज हो, अनपच हो, या मधुमेह हो, है ना, बवासीर हो, या लीवर से जुड़ी जो बीमारी है उसके बारे में बात किया हमने। और सबके कारण की बात भी किया था कि कौन किस कारण से होता है। थोड़ा इसके आगे जाके हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, कि अगर पाचन सही सही होगा ना, आवाज जा रही है प्रॉपर्ली सबको? जी सर। हाँ, तो अगर हमारा पाचन सही होगा, सही ढंग से होगा, तो डेफिनेटली पाचन के बाद की क्रिया क्या है? पाचन के बाद की क्रिया होती है जब हम कोई चीज़ को खाते हैं, पीते हैं, तो उसका जाहिर सी बात है दो तरह का प्रोडक्ट होता है, यानी जिस चीज़ को हमने पचा लिया। आप सिंपल लॉजिक में समझिए, बहुत हल्के में, हालांकि ये मतलब बहुत उपयुक्त उदाहरण नहीं होगा इसके लिए, है ना, लेकिन हमको लग रहा है समझ में आपको आ जाएगा, इसीलिए हम इस तरह का एक
छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं जो कि किसी शारीरिक क्रिया से नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण ले रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा चावल बनाते हैं घर में, तो देगची में चावल को बॉयल किया जाता है, देगची में पानी डालते हैं, उसमें चावल को बॉयल करते हैं। तो जब चावल बॉयल हो जाता है, ठीक है, एक होता है कुकर में लोग बनाता है और एक होता है देगची में बनाते हैं। तो जब देगची में हम चावल बनाएंगे तो उसमें ओगड़ा निकलता है। क्या कामनी या राधा, अंशु, प्रतिभा, तुम लोग तो पूरी तरह समझ रही होगी, बाकी लोग भी समझ रहे होंगे, चंदन भी और शुभकांत शाह जी वो भी और जो भी है। तो मतलब वो जो पूरी तरह से चावल बनता है और साथ में ओगड़ा बन जाता है, तो ओगड़ा को हम क्या करते हैं, ओगड़ा खाते हैं क्या या ओगड़ा पीते हैं? ना ओगड़ा खाते हैं ना ओगड़ा पीते हैं। अलबत्ता चावल बनाने के क्रम में डेफिनेट है कि ओगड़ा तो बनता ही बनता है। अगर देगची में बन रहा है चावल तो वो ओगड़ा हमारे लिए क्या होता है, बाय प्रोडक्ट हो जाता है और मेन प्रोडक्ट हमारा चावल होता है। हाँ बोलिए राधा, राधा कुछ बोल रही, राधा कुछ बोल रही है। क्या होता है? क्या चीज? क्या क्या बोल रही हो, बोलो। ओगड़ा होता है माल, चावल के साथ जो ओगड़ा बनता है ना, जो गीला तरल पदार्थ होता है उसको बोलते हैं। तो वो जो होता है मेरा बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए हम चावल नहीं बनाए थे, चावल बनने के क्रम में ओगड़ा बनता ही वो था। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं सर। नहीं है ना? तो वो जो जिस तरीके से ओगड़ा बन जाता है, भले इस्तेमाल हम नहीं करें, उसको फेंक देते हैं, तो ठीक इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के दरमियान जो चीज हमको पचना चाहिए, बॉडी के अंदर जाना चाहिए, जिससे हमको जो पौष्टिक आहार है वो मिलना चाहिए। पौष्टिक आहार के बारे में भी आपको पता होगा कि जब हम खाते हैं तो पौष्टिक आहार में 2 तरह के तत्व होते हैं, जो हम पिछले क्लास में बताए थे आपको, पिछले से पिछले क्लास में बताए होंगे, याद होगा आपको, कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने आप निर्मित होते हैं, तो वो हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो निर्मित नहीं होंगे, तो वो हमको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप में से हर आदमी किसान नहीं है, और आप में से हर आदमी सब्जी भी नहीं उगाता है, आप में से हर आदमी कुक भी नहीं है, लेकिन हम में से हर आदमी खाना खाता है, हर आदमी सब्जी खाता है, हर आदमी फल खाता है, हर आदमी चावल खाता है, गेहूं खाता है, धान खाता है, मतलब बहुत तरह की सब्जियां खाता है, फल फूल सब खाता है। तो हम जो खाते हैं जरूरी नहीं कि हम उगाएंगे, लेकिन हम मार्केट से परचेज करते हैं। तो जो चीज़ हम नहीं उगाते हैं, हम बाहर से परचेज करते हैं। हमारी बॉडी भी जिन चीज़ों को बना पाने में सक्षम है, बना पाती है, तो वो तो उसके लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए वो बना ले रही है। तो हमारे लिए वो आवश्यक नहीं है कि उसको हम क्या करें, कैसे खाएं। लेकिन जो नहीं बनेगा वो आवश्यक है, वो हमको लेना जरूरी है। तो वो चीज़ हम बाहर से लेते हैं और फूड स्टफ के जरिए से वो चीज़ खाते हैं, जिसके द्वारा वो चीज़ हमको मिलती है। और यही पौष्टिक आहार का पौष्टिक आहार होता है। तो पौष्टिक आहार में हम जानते हैं, आज तक में जो पढ़ा होगा, इसके पहले जो पढ़ा होगा, आप सब ने जानते होंगे कि हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा चाहिए, उसके अलावा प्रोटीन चाहिए, है कि नहीं, जल भी चाहिए, मतलब सब चीज़ चाहिए हमको, है कि नहीं। और इन सब चीज़ का उचित मात्रा होना चाहिए। कोई कोई चीज़ ऐसी है जिसकी बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन वसा है वो कम चाहिए, फैट कम चाहिए, वो ज़्यादा होगा तो नुकसानदायक है, पता है ना। तो ये जो चीज़ है, इसी तरीके से हम उत्सर्जन को समझ रहे हैं कि जिन चीज़ों को हमने खा लिया, पचा लिया, एडजस्टेबल है, समझने में समझिए कि जिसको आपने खाया और पूरी तरह पचाया, तो वो आपके लिए उपयोगी है। लेकिन जो नहीं पचा उसको बाहर निकालना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं पचा तो घर में पड़ा रहेगा वो। अब जैसे मान के चलो, घर में दिन भर जो काम होता है और दिन भर का जो कचरा होता है, अलग अलग तरह के लोग उसको बकेट में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, पॉलीथीन में डालते हैं, और बाद में क्या करते हैं, उसको कूड़ेदान में डाल के फेंक देते हैं जब कचरे वाला आता है ना। सुबह सुबह सुना होगा, गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो सारा कचरा निकाल के उसको हम डाल देते हैं, पता है। तो जिस तरीके से आप पूरे कचरे को दिन भर जमा किया और अगले दिन उसको डाल दिया कचरे खाने में, उसी तरीके से बॉडी के अंदर जितना चीज पचने वाला था वो पच चुका है। अब जो नहीं पचने वाला वही बचा हुआ है, देन उसको बाहर करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटोरी सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीटोरी सिस्टम क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र, यानी जिन चीजों का हमको आवश्यकता नहीं है वो चीज वो अगर अंदर रहेगा तो विषैला हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा और आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए क्या होता है कि हम जितने भी प्राणी हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं, जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी के शरीर में जितने भी हानिकारक और विषैले पदार्थ होते हैं, हानिकारक, खतरनाक, नुकसानदायक और विषैले जो जहरीला पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम एक्सक्रेशन कहते हैं और हिंदी में उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्सर्जन होना जरूरी है। और शरीर के अंदर जब उत्सर्जन हो जाएगा तो आपकी बॉडी बहुत हल्का फील करेगी, रिलैक्स फील कीजिएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी को कब्जियत हो गया, कॉन्स्टिपेशन, और 4 दिन 5 दिन से वो बाथरूम वॉशरूम नहीं जा रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो बताओ वो कोई काम नहीं कर पाएगा उस टाइम, बिकॉज वो टेंशनाइज रहेगा, बिकॉज गड़बड़ उसके पेट के अंदर है, लेकिन उसका इफेक्ट उसके माइंड पर दिखेगा, वो कोई काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज होता है, इसलिए उत्सर्जन प्रॉपर्ली होना जरूरी है। उत्सर्जन जो होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे एक होता है अमोनियम, अमोनिया से जुड़ा जो भी चीज है उसको बाहर निकालना जरूरी है। इसके अंतर्गत क्या होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन भी होता है, अमोनिया के रूप में उसका नाइट्रोजन को हम बाहर निकाल देते हैं। फिर यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरिया, यूरिया जैसे पेशाब बोलते हैं जिसको, है ना, तो वो सब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब साथ में यूरिया का निर्माण करता है और उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद यूरिक अम्ल होता है, तो यूरिक अम्ल का मतलब एसिडिक होता है, मतलब एसिडिक अगर वो नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं जाएगा, तो पूरे में गैस बनेगा आपको, और गैस तो पता नहीं कितने तरह की बीमारी को डेवलप करता है, गैस्ट्रिक होती है, बहुत तरह की बीमारी और भी उससे डेवलप होती है, और ये अनपच भी आएगा इसकी वजह से। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, नाइट्रोजन को उत्सर्जन किया जाता है, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर करते हैं। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, जंतुओं में जल की जो मात्रा होती है वो बहुत थोड़ी लेवल पे घटती है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी हाथ हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, तब तो इंसान और दिक्कत में आ जाएगा। तो पानी बहुत कम मात्रा में निकलता है, ठोस पदार्थ के रूप में ज्यादा चीजों को निकालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक दो चीज हम के विभिन्न जंतुओं में अगर हम बात करें तो उत्सर्जन अलग तरीके से होता है, लेकिन सारे जंतुओं के बारे में उत्सर्जन कैसे होता है नहीं होता है ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि वो मेरा टॉपिक नहीं है, हम मेन टॉपिक जहाँ जाना चाह रहे हैं, मेरा मेन टॉपिक यही है कि स्वस्थ शरीर के लिए क्या जरूरी है। तो हमने उसमें क्या खाना कैसे पचे, वो खाना पचने और नहीं पचने के बीच का जो फर्क है, अनपच होने का फर्क है, या इस टाइप में कई सारी बीमारियां, उसके बारे में जिक्र किया, उसके बारे में बताया, उसके बारे में पिछले क्लास में बताया, उसका वीडियो भी भेज दिया है। उसी को आगे करके हम अब उत्सर्जन में जा रहे हैं। तो उत्सर्जन जरूरी है, नहीं अगर होगा तो उससे भी दिक्कत है, और वो किस तरह की दिक्कत है वो हमने आपसे बात किया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी इंसान के अंदर उत्सर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो सही नहीं है, एक्स लगा हुआ शुरू में, एक्स बाहर भेजने के लिए होता है, एक्सेल, है ना, तो जो चीज अंदर से बाहर भेजना है वो सारी चीज जो जहरीली है, वो सारी चीज जो नुकसानदायक है, जो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसको बॉडी पचा नहीं पाएगी, जो बॉडी के अंदर जाके समझो एक तरह से पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, डिफेक्शन का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा, शरीर को डैमेज करने का काम करेगा, इन सब तरह की चीजों को बाहर निकालना एकदम जरूरी है। तो वो सारा चीज जो होगा अगर नहीं निकालते तो फिर क्या होगा, मान के चलो निकालना जरूरी है लेकिन नहीं निकाले, है ना, तो सीधा सा उदाहरण कहते हैं कि आपके लिए पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, बताओ। अगर हम कहेंगे पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, बताओ प्रतिभा, नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, फेल होंगे सर। फेल होंगे। तो इसका मतलब पढ़ेंगे तो एग्जाम में, हाँ बोलो, राधा बोल रही थी कुछ, पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या होंगे, पास होंगे। हम कह रहे हैं कि अगर हम मतलब बोल रहे थे जिन चीजों का शरीर के अंदर से बाहर निकलना एकदम जरूरी है, उत्सर्जन होना एकदम जरूरी है, नहीं अगर होगा तो नुकसान होगा, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, शरीर के अंदर तरह तरह की रोग को डेवलप करेगा। ठीक है, और इसके पहले हम कहा था कि शरीर का स्वस्थ होना डिपेंड करेगा फिटनेस ऑफ, जो फिजिकल बॉडी की बात करेंगे, हमारे फिटनेस, हमारी बॉडी की फिटनेस की बात करेंगे, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम निरोग रहे, हम रोग मुक्त रहे, मतलब रोग से हम दूर दूर तक हमारा वास्ता ना हो। तो सीधी बात है, अगर उत्सर्जन अगर हमारा प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सारे विषैले पदार्थ, जहरीले पदार्थ, नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ, हानि पहुंचाने वाले पदार्थ कहीं ना कहीं शरीर के अंदर अभी है मौजूद। तो अगर वो अंदर मौजूद है और नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो जहर फैलाने वाले हैं, वो विषैले पदार्थ हैं, वो जहरीले पदार्थ हैं, वो खतरनाक पदार्थ हैं, वो हानिकारक पदार्थ है, तो फिर क्या होगा,
तो इसीलिए मैं उदाहरण दिया कि अगर एग्जाम हो रहा है, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, तो फेल हो जाएंगे, और अगर एग्जाम हो रहा है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होंगे, तो पास होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर शरीर के अंदर ऐसा कोई पदार्थ है और वो नहीं निकलेगा तो नुकसान होगा, और निकलेगा तो नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब उसको निकलना चाहिए, निकलेगा तो शरीर निरोग रहेगा, अगर वो नहीं निकलेगा तो शरीर निरोग नहीं रहेगा, शरीर रोग में ग्रसित हो जाएगा। अब किस तरह का रोग होगा शरीर में, अगर किसी भी इंसान का उत्सर्जी तंत्र काम नहीं कर रहा है, उत्सर्जन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा है, तो किस प्रकार के उसको रोगों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो अब हम आगे चले अंशु। जी सर। जी चलिए, थैंक यू। अब क्या है, देखो, अब जैसे हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, सबको पता है उत्सर्जन कहाँ से होता है, पेशाब की शक्ल में और टॉयलेट की शक्ल में उत्सर्जन होता है, कई बार पसीने की शक्ल में भी उत्सर्जन होता है, और आंख से गिरने वाला आंसू भी उत्सर्जन का ही एक पार्ट है। आंख से अगर आंसू गिरता है तो वो अच्छा है, मतलब रोना भी अच्छा है, कई बार बहुत ज्यादा रोना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कम रोना अच्छा है, थोड़ा रोना चाहिए ताकि आंख की सफाई हो जाए, और थोड़ा पसीना भी गिरना चाहिए, गर्मी लगे लगे लेकिन पसीना गिरना चाहिए ताकि बदन की भी सफाई हो जाए, जो डिफेक्ट है, जो गंदगी है वो बाहर आ जाती है। तो इसी तरीके से ये तो बाहर बाहर की चीज़ तो बाहर आ गई, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ थी, जो खाया पिया और नहीं पचाया, वो ऐसी चीज़ थी, उसको बाहर लाना जरूरी है, और उसके लिए दो ही चीज़ है, या पेशाब की शक्ल में जाएगा या फिर टॉयलेट की शक्ल में जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि इंसान के शरीर के अंदर अगर हम बात करें, तो इंसान के शरीर की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो वृक्क, अश्मरी अथवा गुर्दे की पथरी, एक नाम सुना होगा, पत्थर हो जाता है अक्सर लोगों के शरीर में, है ना। तो क्या होता है कि जो मेल है, उनका जो वृक्क होता है, मेल, फीमेल की बात नहीं करें, मेल, उनके वृक्क की जो श्रेणी है उसमें लगातार खनिज लवण जमा होता जाता है, जिसमें खासतौर पर तुम्हारा कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, यूरिक अम्ल होता है, ये सब जमा होता रहता है। क्या क्या जमा होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है, हम साफ साफ बोल दे रहे हैं, ठीक से सुन लेना। वैसे हम वीडियो दोबारा भेजेंगे तब सुन सकते हो दोबारा भी। क्या क्या होगा इसमें, जब हम मेल की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या होता है, खनिज लवण, खनिज लवण, लवण नमक को बोलते हैं, है ना, सॉल्ट को बोलते हैं, और खनिज मिनरल को बोलते हैं। तो खनिज लवण में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक अम्ल, ये सब जमा हो जाता है। जब ये सब जमा होता है तो ये स्टोन में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, स्टोन में, पत्थर बन जाता है ये, और इसको मूत्र मार्ग में, मूत्र जाने वाला जो रास्ता है, पेशाब का जो रास्ता है, वहां पर ये विरोध करने लगता है, मतलब पेशाब को जाने से रोकता है, उसका जो रास्ता है, पतला सा रास्ता है, उसके बीच में पत्थर हो जाता है। तो उससे क्या होगा, पेशाब नहीं हो पाता है, मतलब उत्सर्जन नहीं हो पाता है, वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं जा पाता है, जो कि जाहिर सी बात है काफी खतरनाक हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से क्या होती है, उसको दिक्कत होने लगती है, ठीक है, उसको तरह तरह की दिक्कत होने लगती है। और ऐसा ही अगर अंडकोश की बात करें, मतलब फीमेल की बात करें, अगर हम अभी तो मेल की बात किया था, अगर फीमेल की बात करें हम, तो फीमेल के अंदर क्या होता है, अंडकोशों, अंडकोश मतलब जो मतलब मेल का पेशाब निकालने वाला चीज होता है, वो उसको हम वृक्क बोल रहे हैं, और जो फीमेल के लिए होता है उसको अंडकोश बोला जाता है। तो अंडकोश और जो जांग होती है, यानी दोनों टांग के बीच का जो जगह होता है, वो वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, ये सब खतरनाक होता है। और उस हालत में दोनों में, मतलब मेल में भी और फीमेल में भी, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है और यूरिक अम्ल है, ये जमा होने लगता है, और फाइनली इट जस्ट हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द स्टोन, ये अपने आप को पत्थर की शक्ल में जमा लेता है, जो हानिकारक होता है, जिसको हम पीत का पत्थर बोलते हैं, पत्थर का होना, जो बड़ा खतरनाक है। इसका साधारण सा सिम्टम ये होता है कि दर्द काफी होगी, तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब तो ऑपरेशन के बिना इसका इलाज नहीं है। स्टार्टिंग में अगर होता है, पता चल जाता है, तो कई दवाएं आती हैं जिसकी वजह से इसको गलाया जा सकता है। होम्योपैथ के अंदर भी इसका इलाज है, एलोपैथ में भी है, आयुर्वेदा में भी है, हर जगह इसका इलाज है। कब, जब आप इनिशियल स्टेज में जान जाते हैं। लास्ट स्टेज में बहुत आगे बढ़ जाने के बाद अगर आप जानते हैं, देन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जस्ट टू क्योर विदाउट एनी ऑपरेशन, यानी जब आखिरी स्टेज में होंगे आप, तब बिना ऑपरेशन के सोचेंगे इसका इलाज नहीं होगा, तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज हो जाएगा। तो सही वक्त रहते हुए इसका इलाज हो जाना चाहिए किसी के साथ। इसमें कुछ ज्यादातर इंडिया के अंदर केस ज्यादा मिलता है इसका,
इंडिया भारत की बात हम करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ ज़्यादा केसेस लड़कियों में पाए जाते हैं, स्त्री में पाए जाते हैं। उसका बेसिक कॉज जो बताया जाता है, पहली बात हम डॉक्टर नहीं बाबू, तो हो सकता है मेरा एग्जैक्ट नॉलेज यहाँ पर नहीं हो। अगर किसी को लगता है मेरा पॉइंट गलत हो, देन यू कैन गिव मी द फीडबैक, हमको फीडबैक दे दीजिएगा, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन जितना हमको पता है उसके आधार पर बता रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट ए डॉक्टर, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ओके। मेरा डॉक्टर दूसरा वाला डॉक्टर है, मेरा वो वाला डॉक्टर नहीं जो आला वाला लेके जांचता है कोई चीज़ को, या समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आमतौर पे लेडीज़ के अंदर ये बीमारी भारत में ज़्यादा है, हिंदुस्तान में ज़्यादा है, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये पाया जाता है कि स्त्रियां यहाँ पर हमारे समाज में देखा जाता है आमतौर पे, किसी किसी घर में नहीं होगा लेकिन अक्सर घर में ऐसा होता है कि स्त्री क्या होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी से दबी होती है। वो सुबह उठेगी, सबसे पहले वो बच्चे को तैयार करेगी, बच्चे को तैयार करने के बाद उसका नाश्ता वाश्ता खिलाने के बाद उसको लेकर स्कूल पहुँचाने जाएगी, उसको स्कूल से पहुंचा करके आएगी, फिर पति के लिए सब कुछ करेगी, खाना तैयार करेगी, लंच बॉक्स तैयार करेगी, वो उसको दे देगी, पति चला जाएगा, उसके बाद वो निकलेगी, सब्जी लाने जाएगी। ये सब क्रियाकलाप करके वो समझो अपने आप को 11 बजे फ्री करेगी, तब जाके कहीं वो नाश्ता खाएगी। इट इज़ टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एक रात में खाया हुआ खाना और सुबह के 11 बजे नाश्ता खाओगे, कितना लंबा गैप है। इतना लंबा गैप तक पेट को खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी लेडी हो तो उसको चाहिए। लेडीज में ज्यादा है इसीलिए लेडी बोल रहे हैं, जेंट्स को भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसको भी खाते पीते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन आमतौर पर भारत के परिवेश में हम बात कर रहे हैं तो भारत में देखा जा रहा है स्त्रियों में ये ज्यादा से ज्यादा रोग पाया जाता है, कई रिस्पेक्ट में ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। इसीलिए तो वहाँ इसका मूल कारण यही है। इसलिए औरतों को चाहिए जब वो सुबह उठे तो कम से कम कुछ ना कुछ खा ले, हल्का फुल्का। अब ये नहीं कह रहे भरपेटा खाओ, लेकिन कुछ ना कुछ खा लो, है ना। लिक्विड हो, सॉलिड फॉर्म में हो, कुछ बना हुआ हो, कुछ रखा हुआ हो, कोई फ्रिज किया हुआ कोई सामान हो, कुछ भी, चाय बिस्किट ठीक से आई, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो इस कुछ ना कुछ खा लेने से क्या होता है कि एक लंबा जो गैप तक आपका पेट खाली था वो पेट खाली नहीं रहता है, और उसकी वजह से इसके अंदर एसिडिक अमल यानी कि एमिनो अमल बोल सकते हैं, एमिनो एसिड यानी कि यूरिक अमल जिसको हम बोल रहे हैं, और कैल्शियम ऑक्सीडेट जिसको बोल रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट बोल रहे हैं, ये सब जमा नहीं हो पाएगा। चूंकि अब लंबा गैप हो जाता है इसलिए वो सब क्या होता है, वो सब जमा होकर के आपके अंदर पथरीली शक्ल अख्तियार कर लेता है, जो काफी नुकसानदायक है। तो कम से कम बाकी पूरे भारत को सुधारने का टेंडर तो हमको नहीं मिला हुआ है, ना भारत सरकार के कोई अधिकारी है, लेकिन हाँ तुमसे जुड़े हुए, तुमसे लगा हुए, ठीक है। तो जो चीज़ जानकारी में है वो चीज़ तुमको ही बोलेंगे कि आप में से भी कोई अगर ऐसा गलती करते हैं, ठीक है, काफ़ी देर तक भूखे रहते हैं, तो ऐसा काइंडली नहीं करें। सुबह उठ के कुछ ना कुछ वो खा लिया करें, कुछ भी, थोड़ा ही खा लो बट खा लो, ठीक है ना। और खास तौर पे लेडीज़ के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं, मेल तो चलते फिरते खा लेते हैं कहीं ना कहीं, है ना। आजकल चलने फिरने का दौर खत्म हो गया थोड़ा सा ड्यू टू कोरोना। अब कोरोना जा रहा है तो लोग निकलना शुरू करेंगे। वैसे आप लोग निकलिए नहीं, हर बार बोलते हैं, हर दिन क्लास के बाद बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, तो अभी भी बोल दे रहे हैं कि आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए घर में जो भी है उसी को खा करके गुजारा करेंगे थोड़ा सा। लेकिन सुबह में उठने का कुछ ना कुछ खा लेंगे, एक चीज़ें करेंगे, इससे पत्थर के होने की शिकायत बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है, नहीं होगा। इसके आगे हम चलते हैं कि अगर कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ अगर हम खा रहे हैं तो उसमें परहेज करें। कैल्शियम युक्त यानी कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल जिन खानों में होता है उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, या अगर करते हैं तो बहुत कम कीजिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि सवाल होगा कैल्शियम युक्त खाद्य कौन है? चलो प्रतिभा तुम बताओ, कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ कौन होगा, बताओ। मिल्क। हाँ प्रतिभा, मिल्क नहीं पता? चलो राधा तुम बोलो। मिल्क सर। मिल्क, चलो सिर्फ मिल्क है बस, चलो ठीक है। और कोई? चंदन? शुभकांत बोलिए। हाँ सर, बनाना हुआ सर, हुआ। चलिए कैल्शियम, हम बनाना में आयरन होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बनाना में सर आयरन होता है, और बनाना तो खाना चाहिए, कौन कहता नहीं खाना? आपको खाना चाहिए कम से कम। देखो जैसे अभी इत्तेफाक से शुभकांत जी ने कहा बनाना, तो बनाना नहीं है, आपको बता दें केला में भरपूर आयरन है, केला सबको खाना चाहिए, लड़कियों को तो और ज्यादा खाना चाहिए और लड़कों को भी खाना चाहिए, और अच्छा भी लगता है, सस्ता भी है। बनाना में तो आयरन होता है ना, भरपूर है, वो खाना ही चाहिए। और दूसरा चीज क्या है, केसर। केसर हमारे यहाँ की फसल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन केसर भी खाना चाहिए। केसर शुद्ध सोना है, केसर अगर आप भरपूर खाते हैं तो आप सोना डायरेक्ट खा रहे हैं,
अबड़क खाना चाहिए, अबड़क में चांदी है, तो सोना चांदी लोहा ये सब तो जरूर खाना चाहिए, मतलब अबड़क हो, केसर हो, केला हो, तो ये तो जरूर खाना चाहिए। और जितना भी विटामिन सी है जो आजकल कहा जा रहा है वो हमेशा खाना चाहिए, वो पाचन के लिए जरूरी है। नींबू है, ऐसा लेमन है, जो भी है उन चीजों को खाना खाना चाहिए। संतरा है जिसमें पानी ज्यादा है उसको भी खाना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक जितने 5 पदार्थ हैं, है ना, उन 5 पदार्थों को पचाने के लिए छठा पदार्थ क्या होता है, मतलब वाटर है। और वाटर जिन फलों में पाया जाता है वो भी खाना चाहिए, जैसे तरबूज है वो खाना चाहिए। इस सब तरह की चीज ज्यादा से ज्यादा सेवन करनी चाहिए। खैर आ जाता है टॉपिक पर, हम क्या खाना चाहिए उससे हट जाते हैं। हमको क्या नहीं खाना चाहिए वो बात कर रहे हैं। टमाटर का नाम तो सब जान रहा होगा, तो ऐसा जो नहीं जानता है टमाटर के बारे में। टमाटर है, बैगन है ना, ठीक है। तो ये सब चीज जो है आप ऐसे भी जानते होंगे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, तो क्या होता है, हानिकारक है। तो टमाटर बैगन इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ चीजों में खाते हैं लेकिन आमतौर पर इसका सेवन लिमिटेड हो तो अच्छा है। चटनी तक खाना है खा लो, टमाटर के बीच में वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और बैगन जो होता है, बैगन तो हमेशा से गड़बड़ चीज है, बैगन तो कम से कम खाना चाहिए। हरी सब्जी खाओ बट बैगन से परहेज करो, है ना। बैगन में भी कई टाइप का बैगन होता है, कई लोगों का मानना है, इसका डिटेल हमको नॉलेज नहीं है, कई लोग ऐसा कहते हैं, हमको इसका डिटेल पता नहीं है, हम पहले साथ साथ बोल रहे हैं। ये व्हाइट वाला जो बैगन होता है ये बहुत फायदेमंद होता है, बाकी बैगन फायदेमंद नहीं होता, तो इसका नॉलेज हमको नहीं है। ऐसे बैगन अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। आगे चलते हैं हम कि वृक्कपात जिसको बोलते हैं, या निष्क्रियता होता है, गुर्दा निष्क्रियता होता है, यानी कि फेल्योर्स ऑफ किडनी, किडनी का फेल्योर होना। किडनी फेल्योर कब होती है, किडनी 2 किडनी होती है इंसान के अंदर, एक किडनी खराब है तो दूसरे में काम चलेगा, लेकिन दोनों खराब है तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। वृक्क में जब वृक्कपात होने लगता है तो ये 3 कारण से हो सकता है। वृक्क में जो वृक्कपात होने लगता है, ठीक है, यानी उत्सर्जी तंत्र के अंदर जब ये होने लगता है तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आती है सर। अच्छा ट्राई करते हैं। देखो, वृक्क में जब वृक्कपात होने लगता है, जा रही है आवाज, ये 3 कारणों ये से सर आ रही। 3 कारणों से होता है। एक क्या होता है कि तीव्र वृक्क शोथ, दूसरा होता है विष यानी टॉक्सिन, और तीसरा होता है अल्प रक्तदाब। 3 मेन कंडीशन। अल्प रक्तदाब का मतलब होता है अल्प निम्न कम, रक्तदाब मतलब बीपी। तो अगर आपका बीपी लो हो जाता है किसी का तो ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी सिम्टम नहीं है। दूसरा विष, जहर किसी भी तरह से अगर बॉडी के अंदर आ जाता है देन इट इज ऑल्सो नॉट गुड। और तीसरा जिसको बोले तीव्र वृक्क शोथ, मतलब वृक्क जो होता है इंसान का, वो तंत्र जिसके बात कर रहे थे, वो बहुत तेजी में बढ़ने लगता है, साइज बढ़ने लगता है, किसी का फूलने लगता है, ठीक है, बहुत तरह से ये सब कंडीशन आती है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी तो मूत्र आदमी का निकलना कम हो जाता है, अल्प मूत्रता होने लगती है। तो अगर अल्प मूत्र होने लगेगा तो उसको जलन सा महसूस होगा, जलन पूरे बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जब जलन बढ़ने लगेगा इसका मतलब कि अंदर में एसिड रुका हुआ है। एसिड क्या, पेशाब है, तो पेशाब रुका मतलब अल्प हुआ, थोड़ा हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ पेशाब अंदर है, तो वो जो अंदर है वो टॉक्सिकेटिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। एक ये कारण। दूसरा होता है अमूत्रता। कई बार क्या होता है, मूत्र होना ही बंद हो जाता है, एकदम से नहीं होता है, तब तो बहुत ही बुरी दशा हो गई। इसका तो फौरन इलाज होना चाहिए, जितना जल्दी उतना जल्दी इलाज होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके लिए ज्यादा कांटेक्ट डॉक्टर से कीजिएगा। हम पहले बता दें हम वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा हिसाब किताब से ही बोल रहे हैं, कुछ गलती बोलने से अच्छा है कि न बोला जाए, ठीक है। और इसके बाद हम और आगे चले थोड़ा, ये सब इसके अंदर आने वाला रोग है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सर। हाँ बोलिए, सर क्या है? सुन रहे, बोलिए। बनाना सर क्या, बनाना में सर कैल्शियम नहीं पाया जाता है? देखिए बनाना में देखिए क्या होता है, कैल्शियम थोड़ी मात्रा में आना चाहिए, लेकिन भरपूर मात्रा में उसमें लोहा है। अब एक बात समझिए, आपको लोहा बहुत मिल रहा है, ताकत आपके अंदर, इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ रही है, तो कुछ चीज को आप कैप्चर कर लीजिएगा। लेकिन जैसे टमाटर है, टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम ही है, प्योर, बहुत ज्यादा, तो उसका सेवन नहीं करें। हम लोग जब छोटे थे, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम लोग जो छोटे थे तो मेरी गाछी है, हम लोग अब्बू के साथ जाते थे, हम लोग कहीं पापा के साथ, तो क्या करते थे कि हमारे खेत में टमाटर बहुत सारा लगा हुआ था। ये मब्बी की बात बता रहे हैं, दरभंगा में मब्बी जान रहे होंगे वहां पे। तो उसमें क्या होता, ढेर सारा टमाटर होता था, तो अब्बू लोग हम लोग को बोलते थे बचपन में, अब क्या बोले उनको,
और जो उनको मालूम रहा करते रहोगे ऐसे लोग फायदा। लोग कहता है टमाटर खाना चाहिए और एक सेब खाना चाहिए, एक ही बराबर है। तो हम लोग बहुत शौक से टमाटर हाँ कट बोलो। कट क्या आ रही है सर? आवाज कट कट आ आवाज रही है, आवाज कट के आ रही है। तो नहीं समझते सर क्या बोल रहे हैं सर। आवाज समझ में एकदम नहीं आ रहा है ना। सर वीडियो ऑफ कर दीजिए ना तो आवाज थोड़ी आएगी। अच्छा एक काम करते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं। चलो ठीक है। इसलिए क्या होता है कि तब हम बात करते हैं अगर, चलो आप देखते हैं आवाज क्लियर जानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग इसी में। इसलिए क्या होता है कि दूसरा ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? जब शरीर में यूरिया बहुत ज्यादा हो जाती है, और यूरिया आपको पता होगा क्या होता है ना। यूरिया बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि किडनी सामान्य रूप से जो उत्सर्जन कर रहा था, किडनी जो सामान्य रूप से उत्सर्जन कर रहा था, हमारा वृक्क जो उत्सर्जन कर रहा था वो नहीं कर पाता है, कम करने लगता है। और जिसकी वजह से कुछ न कुछ मात्रा में उसके अंदर यूरिया बच जाता है, रुक जाता है। और वो यूरिया खेत नहीं है किसी फायदा कर जाएगा, ये आपका शरीर है। उसके अंदर क्या होता है, वो यूरिया कन्वर्ट हो जाता है विषाक्तता में, जहरीलापन उसके अंदर आ जाता है। और ये एक तरह से जहर का काम करता है। और इस रोग में इसकी गंभीरता का अनुमान अगर लगाना है तो समझ लीजिए कि ब्लड में ये चला जाता है। और अगर ब्लड में ये आने लगा, मतलब टेस्ट कीजिए और ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा मिल रही है आपको, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति धारण कर चुका है। तो इसके लिए फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कई बार डिसऑर्डर हो जाता है। किसका डिसऑर्डर हो जाता है? ठीक है, विसर्जन जो लोग कर रहे हैं उसका डिसऑर्डर कब होता है, उसका भी डिसऑर्डर होने लगता है, वो भी बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है। तो इन सब हालत में हमको चाहिए कि फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये गंभीर स्थिति में बदल सकता है। बहुत सारे सवाल भी है इस पर, सवाल हम दे देंगे आपको। सवाल अलग से हम पीडीएफ टाइप से या इसी में इसमें नहीं, ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हम एक और 2 वीडियो भेज देंगे आज। एक में सिर्फ सवाल रहेगा इससे जुड़ा हुआ सारे रोगों से, और एक में जो पढ़ा है वो रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ के। अगर इतना में किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, इतना में जितना अभी तक बोले हैं, तब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना बोले अभी तक इसमें किसी तरह का कोई अगर आपको समझ में नहीं आया कोई चीज और वो लगता है पूछना चाहिए, देन यू मस्ट हैव टू आस्क, पूछिए कुछ ऐसा है तो, ठीक है। ऐसा कुछ है बोलो, नहीं तो हम आगे चलते हैं फिर। चलो आगे ही चल रहे हैं, ठीक है। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, नाम सुना होगा, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और शरीर के हर भाग में होता है। ये बहुत जरूरी चीज है। बहुत शॉर्ट में समझने के लिए हम समझे कि 2 तरह से, हाँ बोलो। सर इसमें हम सर एक जो दिखाए हैं सर वो बताए सर एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ। तो सर अगर सर ऐसे हमारे जो सिलेबस में दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसमें सर ये तो नहीं दिया है कि किसके बारे में देखो हम बता, नहीं एक मिनट। तुम्हारे सिलेबस में अलग अलग उत्सर्जन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, वो नहीं दिया है। तुम्हारे सिलेबस में दिया है फिजिकल फिटनेस कैसे आएगी, तो उसके जवाब में तुमको हम डिटेल में बता रहे हैं तुमको। हमने कहा था फिजिकल फिटनेस का मतलब है शरीर निरोग रहे। और शरीर निरोग कब रहेगा, जब उसकी कुछ मुख्य जो चीज है, जैसे खाना और खाने का पाचन, जैसे क्या खाना, पोषक तत्व खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसका पचना कितना जरूरी है। नहीं पचा तो कहाँ जाएगा, उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होना चाहिए। उत्सर्जन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम उसका स्टेप वाइज यहाँ से चल रहे हैं, समझ गए कोई चीज। इसमें अलग अलग वो टॉपिक नहीं है कि उत्सर्जन कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है, तो हम वो सारी चीज बता रहे हैं जो शरीर के लिए एकदम नेसेसरीली जरूरी है। और एटलीस्ट ये हर आदमी को जानना चाहिए, बीएड वाले को नहीं, हर बच्चे को जानना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए। नहीं पढ़ने लिखने वाले आदमी को भी जानना चाहिए कि वो क्या खाए, क्या नहीं खाए, कितना खाए, क्या करे, क्या नहीं खाए, है ना। और वो पहचान सके उसको प्रॉब्लम कैसे है, किस तरह की प्रॉब्लम है, तभी वो अपने आप को फिटनेस रख पाने में सक्सेस रहेगा।
इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं सिस्टम वाइज, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे, जैसा बोलो कोई इश्यू नहीं है, सीधे टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर देंगे। इसलिए हम स्पोर्ट की तरफ जाइए, मतलब सर ये है कि सर को नहीं पता है बस। हाँ नहीं तो इसीलिए हम कह रहे हैं। अब चलो ठीक है, समझ में आ गया कोई चीज। इसके बाद है हमारा परिसंचरण तंत्र, जिसके बारे में बोल रहे हैं कि शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है, इट इज इन इंग्लिश सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेट क्या होता है बॉडी के अंदर? ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुका तो समझो इंसान भी रुक गया, उसकी जिंदगी रुक गई, मतलब मौत आ गई। ठीक है, इसके बारे में बहुत लंबा बैकअप हमको नहीं जाना है, आएंगे टू द पॉइंट ही चलेंगे इस पर हम। ठीक है, चूंकि मेन पॉइंट को डिस्कस करना था इसके अंदर। हाँ, तो हम बता दें कि पहले एक रिसर्च हुआ था काफी साल पहले, तो लोग कहते थे कि मौत कैसे होती है। तो मौत कैसे होती है उसका जवाब लोगों ने खोजा, जवाब मिला लोगों को कि होता क्या है दरअसल कि इंसान का जो दिल है वो धड़कना बंद कर देता है। आज के डेट में, हम आज की आधुनिक डेट में बात कर रहे हैं, एक हार्ट को रुक जाने के बाद दोबारा हम उसको चला सकते हैं कुछ मशीन के जरिए से, लेकिन एक मरे हुए आदमी को जिंदा फिर भी नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ ब्लड के रुकने से इंसान मर जा रहा है, ये गलत है। लेकिन हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन इंटायर पूरे बॉडी में है, यहाँ तक कि माइंड में भी है, और माइंड कमांड करता है तभी सर्कुलेशन होता है। तो अगर माइंड रुक जाता है ना, तो समझो इंसान रुक जाता है। ये चीज कोमा जिसको बोलते हैं, कोमा क्या होती है? एक तरह से मौत होती है। इंसान सब कुछ सुन रहा है, कर कुछ भी नहीं सकता है। ठीक है, वो कोमा स्टेज होती है। तो कोमा का मतलब होता है, कोमा कब बोलते हैं हम? कॉमा की बात अगर करो, COAA में कॉमा अंग्रेजी में लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है ठहर जाना। मतलब इस तरीके से कोमा वहां दिया गया है, मतलब इंसान ठहर जाता है, ठहर गया, बस कुछ कर नहीं रहा है, ओनली स्टिल लाइफ, जिंदा है, पड़ा हुआ लाश है, एक तरह से वो होता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। अगर सर्कुलेशन कहीं का रुक गया तो वो पार्ट, जैसे अगर मान के चलो एक हाथ में सर्कुलेशन रुक गया, एक हाथ में, तो मतलब माइंड जो कमांड दे रहा था वो कमांड सर्कुलेट उसके हाथ तक नहीं जा रहा है, उसके हाथ से पहले रुक जा रहा है। तो इसका मतलब उसका एक हाथ, जिस हाथ में सर्कुलेशन रुक गया है, ये मान लो तुम, ये मान के चलो कि उसको हाथ को कुछ खबर नहीं है, उसके हाथ को डायरेक्ट ऑर्डर वो नहीं दे पा रहा है, मतलब उसका जो वन साइडेड हैंड होगा वो एक तरह से क्या हो चुका है, अटैक जिसको बोलते हैं, पहले ही बात कर चुके थे, याद होगा क्या बोले थे, ठीक है ना। वो एक तरह से वो पार्ट उसका डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। तो जिस भी पार्ट को माइंड की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलेगा, वो ये मान लो कि वो पार्ट एक तरह से नाम का है, काम का नहीं है ना। ठीक है, तो सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। ये जो शरीर के अंदर होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र है और एक बंद परिसंचरण तंत्र है, और दोनों तंत्र को चलाने के लिए एक ही है मेरे पास सिस्टम, दिल से ये सारा काम होता है, हार्ट का ये काम है, वो ये सारा काम करता है। अगर हम बात करें खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जस्ट इवन एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज अबाउट द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब क्या समझते हैं आप खुले परिसंचरण तंत्र के बारे में, क्या जानते हैं? तो बोलेंगे हम कि एक ऐसा तंत्र जिसमें रक्त कुछ समय के लिए रुधिर नलिकाओं में बहने के बाद खुले स्थान में प्रवाहित हो जाता है, और उसके बाद परिसंचरण तंत्र जो होता है ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा, और ये पार्ट का नाम है बॉडी के अंदर, ठीक है, संधि पाद है, यानी जहाँ ज्वाइंट पार्ट होता है, ज्वाइंट। अब जैसे मान लो कंधे तक आया, अब कंधे से हाथ में जाएगा तो बीच में ज्वाइंट है ना एक, अब हाथ में आया, हाथ में क्यों नहीं बीच में, वहां पे ज्वाइंट पार्ट है, वहां से आगे बढ़ेगा। तो जहां पर ज्वाइंट है ना, आवाज जा रही है प्रॉपरली, है ना, तो जहां पे ज्वाइंट हुआ वहां पर आने पे थोड़ा देर के लिए वो खुले में आता है, देन उस बंद पार्ट के अंदर घुस जाता है वो। जैसे कि अगर मान लो कंधे तक आया, कंधे से हाथ में जा रहा है, वहां पे रुका तो वो खुला पार्ट में आ गया, उसके बाद फिर कहाँ चला गया, बंद पार्ट में चला गया। इस तरीके से होता है। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। इस रुधिर परिसंचरण तंत्र में न्यूनतम रुधिर दाब और गति होती है। यहाँ पे इसका जो ये प्रेशर होता है बहुत कम जाता है, ठीक है, और परिसंचरण क्रम जो होता है या चक्र जो होता है ये कम समय में पूरा हो जाता है। जैसे अगर मान के चलो उदाहरण हम लें
किस जानवर में ऐसा देखने को मिलेगा, किस जीव में देखने को मिलेगा, किस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में देखने को मिलेगा। इस तरह से उदाहरण के तौर पर तो हम कहेंगे तिलचट्टा। तिलचट्टा देखा होगा, तिलचट्टा गांव घर में कॉकरोच में सर। कॉकरोच, वही तिलचट्टा बोलते हैं उसी को। कॉकरोच में जो रुधिर होता है ना, वो केवल 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाता है, 5 से 6 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से कीट जो होता है, जो भी कीट या झींगा वगैरह है ना, इसमें भी क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। उसका कोई इंटरनली क्लोज नहीं होता है, ठीक है। अगर बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो तंत्र है वो रुधिर प्रवाह बंद नलिकाओं में होता है, खुले में नहीं होता है। तो उसको बाहरी हवा का, बाहरी दबाव का, बाहरी प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चूंकि दबाई में अंदर अंदर हो रहा है। आप जैसे मान के चलो, कितनी भी भीड़ रहे दिल्ली में, दिल्ली की सड़क पर दरभंगा से ज्यादा गाड़ी होगी, ये तो सबको पता होगा, है ना। सब तक आवाज जा रही है, कम से कम रिस्पॉन्ड करना, किसी को जा रही है आवाज तो, इतना तो सबको पता होगा। दरभंगा से कई गुना ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में होंगी, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में जाम भी बड़ा लंबा लगता है, लेकिन क्या है, सिस्टम बना हुआ है, रेड लाइट सिस्टम है, तो वो काम कर जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग काम करता है। लेकिन अगर किसी एरिया में सिर्फ बाई रोड जाने का है और उसी एरिया में बाई मेट्रो जाने का है, तो बताओ बस वाला पहले पहुंचेगा या मेट्रो से पहले पहुंच जाओगे? मेट्रो से। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ ना कि नीचे कोई जाम ही नहीं है, क्लोज है, कोई डिस्टर्बेंस बाहर से नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से मेट्रो क्लोज है, डायरेक्ट उसके बीच में कोई नहीं आ रहा है, सीधे एक गाड़ी आई, एक गाड़ी गई, इतना ही होता है। बाकी बाहर में क्या, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, कहीं पे क्रॉसिंग है, कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग है, कहीं पे पेडेस्ट्रियन के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है, कहीं पे रेड लाइट रोक दे रहा है कि नहीं। इस तरीके से फॉलो करना है, वहां पे कोई फॉलो नहीं करना है। तो जब बंद परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, ये कोई ट्रैफिक लाइट की बात हम नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए उदाहरण दिए थे, है ना। तो इसमें क्या होता है, बंद में क्या होता है कि इसमें सुव्यवस्थित ढंग से सीधा एक जगह से दूसरे जगह जाने का रास्ता बना हुआ है, बाहरी किसी तरह का कोई टेम्परेचर, कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ये काफी फास्ट होता है, अच्छे से होता है, बंद परिसंचरण तंत्र जल्दी होता है कि नहीं, कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं, खुले बंद को समझ गए, बात करते हैं कि इंसान के अंदर, मानव के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या है। तो मानव के अंदर जो, मानव शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मतलब ये परिसंचरण तंत्र खास तौर पे 2 अवयवों से निर्मित होता है। एक तो रुधिर है, जिसको ब्लड बोलते हैं, खून, ब्लड, रुधिर, ठीक है। और दूसरा लसिका होता है, जिसको लिम्फ बोलते हैं। क्या होता है, एक ब्लड है जिसको रुधिर बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, लसिका, जिसको लिम्फ बोलते हैं। इसी आधार पर मानव शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र को 2 उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, 2 छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है रुधिर से होने वाला परिसंचरण, और दूसरा होता है लसिका से होने वाला परिसंचरण। 2 अलग अलग परिसंचरण उसके अंदर देखते हैं। तो इससे क्या होता है, मानव का जो पूरा होल सिस्टम परिसंचरण तंत्र का है वो समझ में आता है। एक तो रुधिर के द्वारा होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, और दूसरा लिम्फ से होता है, मतलब लसिका से होता है, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। और फिर इसमें बहुत आगे तक हम नहीं जाएंगे, चूंकि हम बता रहे हैं मेन चीज, मेन पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप जान लें कि कोई चीज का कारक क्या है और बचने का उसके लिए उपाय हम खोज सके, वहां जा रहे हैं। पूरा बायोलॉजी हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हम फिजिकल फिटनेस में आना चाह रहे हैं, वहीं पर जाना चाह रहे हैं। जो जो मेन बिंदु लगा है हम खुद इससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करके चल रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा एक और दूसरे टॉपिक पर। आपने अगर कल वाला वीडियो देखा होगा सब लोगों ने, सर आज रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास अभी भी है हम लोग की 12 बजे से। अभी 12 बजे फिर दूसरी क्लास है। ओ चलो ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम करेंगे यहाँ पर, जिसमें टॉपिक में मेंशन कर दिया था, ये मासिक चक्र है, इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा। और उसके बाद हम इसमें जो जो टॉपिक लिखे हैं, मासिक चक्र देखिएगा, पिछले वीडियो में लिखा हुआ है, और मासिक चक्र के बाद जो जो वीडियोस में टॉपिक लिखा हुआ है वो सब हम कल करेंगे, यानी परसों जब भी करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, कहीं नहीं निकलिए, और जो भी चीज कराया है इसको हम वीडियो में अपलोड कर देंगे, इसको देख लीजिएगा। जिनको आवाज क्लियर नहीं गई वो भी देख लीजिएगा, जिनको आवाज क्लियर गई भी है वो भी रिपीट कर लीजिएगा,
ताकि फिर हम आगे जब क्लास लेंगे तो आपको आसानी हो और थोड़ा देख लीजिएगा। इसलिए हम टॉपिक बता दिए, मासिक चक्र अगला टॉपिक बच जा रहा है, टॉपिक जो लिखे थे उसके हिसाब से, और उसके बाद जो टॉपिक है वो सब बच रहा है, उस सबको हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आप घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कहीं निकलिए नहीं। कोरोना बस चला तो गया है, पूरी तरह से नहीं गया है, अभी भी उसका खतरा बाकी है, इसलिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, और बाकी इसको हम जब भेज देंगे उसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी जय हिंद, जय भारत, आराम से घर में रहिए।